वो चंद पल दरवाजे में इस्तादा रही, फिर एकदम आगे बढ़कर जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। वो जो उसके आनन फानन आने से अब तक नहीं संभला था, साकित रह गया। अमल तेज होते तनफ्फुस के साथ दांत पर दांत जमाए उसी को देख रही थी। नफरत करती हूँ मैं आपसे वली अहमद। उसकी आंखों में जमा होते आंसू एकदम उसके चेहरे पर लुढ़के थे। गला मजीद आंसू रोकने की वजह से दुखने लगा था, और दिल तो गोया अंदर तक किसी ने बर्छी से जख्मी कर दिया था। वली ने अपना चेहरा उसकी जानिब घुमाया। वो जोर से एक हाथ में शीशी को कैद किए हुए थी और दूसरे हाथ को मुट्ठी में बंद कर रखा था, जो वली को थप्पड़ मारने के बाइस सुर्ख पड़ रहा था। मैं आपसे नफरत करती हूँ वली, बहुत नफरत करती हूँ मैं आपसे, सुना आपने? आखिर में उसने चिल्ला कर कहा तो वली ने उसकी शहद रंग आंखों को बेरहमी से देखा। करें, शौक से करें नफरत, मोहब्बत करने को मैंने आपसे कभी कहा भी नहीं था। उसकी धीमी सी आवाज़ बहुत सर्द थी, अमल की हड्डियों तक को जमा देने वाली। आप किसी चीज़ के काबिल ही नहीं थे वली, आप किसी चीज़ के लायक ही नहीं थे। मैंने गलती कर दी आपको सबसे अलग समझकर। आप भी सभी जैसे हैं वली, आप भी उतने ही पत्थर और बेरहम हैं जैसे इस खानदान का हर मर्द है। मगर अब बस। उसने बहते आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ा था। वली वैसे ही साकित सा उसे देखे गया। अब बहुत हो गया, अमल ने खुद को बहुत गिरा लिया, मगर अब बस। अब अमल किसी के लिए भी नहीं झुकेगी। अब मैं किसी के लिए नहीं रोऊंगी, कभी भी नहीं। उसकी आवाज़ आखिर में लरस कर रह गई थी। आंखों से बहते आंसू अब तेज़ी से उसकी गर्दन पर लुढ़क रहे थे। और अगर आइंदा आपने मेरे लिए कभी भी फिक्रमंद होने की कोशिश की ना, तो जान ले लूँगी आपकी मैं वली। आज से अमल ज़मान मर गई आपके लिए, मर गई हूँ मैं आपके लिए आज से। ये सिर्फ एक तोहफे का दुख नहीं था जो उसे इतना रुला रहा था, वो तो कई सालों के जमे ज़ख्म थे, जो अब वली की बेइतनाई की हिद्दत से पिघल पिघल कर उसकी आंखों के रास्ते बाहर को गिर रहे थे। मगर दूसरी जानिब खड़ा वली वैसे ही खड़ा रहा, बिना किसी तासुर के, बिना किसी शनासाई के, अजनबी सा चेहरा लिए। आज से उसने खुद को अमल के लिए अजनबी ही तो कर लिया था। वो नफरत से उसे देखती, आंसू रगड़ती बाहर को भागी। शॉल अब के पूरी ढलकी हुई ज़मीन को छू रही थी। उसने बाहर निकलकर शीशी को डस्टबिन में फेंका और ऊपर भाग गई। नूरा और शकीला किचन के दरवाजे में खड़ी बेयकीनी से उसे ऊपर जाता देख रही थी। उसने आराम से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और फिर स्टडी टेबल तक चला आया। वो इस सब के लिए पहले से तैयार था। उसे अमल को खुद से बदजन करना था और वो उसने कर दिया था। गुड। खुद को शाबाशी देता वो अब फिर से स्टडी टेबल पर रखी फाइल को झुककर देखने लगा। दूसरी जानिब अमल अब तक दरवाजे से लगी रो रही थी। उसका दिल जो बहुत सी बातों पर पहले से ही जख्मी था, अब दर्द से फटने लगा था। फिर वो दरवाजे से लगकर बैठती चली गई। आंसू बहुत तेज़ी से गिर रहे थे और हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ सारे कमरे में सुनाई दे रही थी। 3 रातें कब्ल उस लड़की की ये मजाल के मेरे सामने ज़ुबान चला सके, और वो भी उस वली के लिए। बड़ी सी गाली निकाली उसने उसे। बड़ा नाज है ना उसे वली पर, देखते हैं कि ये नाज कितने और दिनों तक कायम रहता है। और वो वली, फिर से उसने गाली निकाली। उसने सुलगते वजूद को सियाही में डूबी खिड़की की जानिब फेरा। बाहर दूर दूर तक फैले सब्ज़ाज़ार पर खामोशी फैली थी। उसे तो मैं देख लूँगा, ऐसी जगह ज़रब लगाऊंगा कि सारी ज़िंदगी अपने ज़ख्म सहलाता रहेगा, मगर सुकून, उसे कभी सुकून नहीं आएगा। एक सिगरेट सुलगाकर उसने लबों से लगाई, फिर हवा में गायब होते धुएं को सोचती निगाहों से देखे गया। देख लूँगा मैं हर एक को। ज़रा से ताल्लुकात क्या आ गए हैं, ये लोग दुश्मनी के मुकाबले पर मुझे अपने बराबर समझने लगे। अभी जानते नहीं हैं हाशिम हुसैन को ये लोग। खाक ना कर दिया तो नाम हाशिम नहीं मेरा। उसने सर झटका था, फिर 2 उंगलियों में सिगरेट फंसाकर कमीज़ की जेब से मोबाइल निकाला, चंद बटन दबाए और फ़ोन को कान से लगाकर वो सब्ज़ाज़ार की मुहीब तारीकी को देखता रहा। हसन शाह, तुम्हारी ताख़ीर मेरी समझ में नहीं आ रही। बहुत हो गया अब, लेकिन अब हाशिम अपने मामलात को खुद देखेगा। तुम्हारी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये कहकर उसने आगे वाले की बात सुने बगैर ठक से फ़ोन बंद कर दिया और फिर कुछ सोचकर उसने एक और नंबर डायल किया। राजा, सरदारपुर वाले कबाड़ खाने को तैयार रखो,
कुछ दिनों में एक लड़की को वहाँ लाकर डालना है, और हाँ, जफ़र से कहो कि तैयार रहे, माल बिल्कुल उसके हिसाब का है। आगे वाले की चंद पल सुनने के बाद उसने फ़ोन कान से हटाया और फिर सिगरेट का एक भरपूर कश लेता धुआं फिजा में छोड़ने लगा। जहर कतरा कतरा उसके अंदर उतरता जा रहा था। दूसरी जानिब इस सारे किस्से से बेखबर वली डेरे पर रात की तारीकी में काम कर रहा था। जब से उसे पता चला था कि हाशिम उसकी कमज़ोरी जानता है, तब से उसे एक पल का चैन मयस्सर नहीं आया था। फिर भी अपने तमाम तर खदशात को बार बार झटकता वो बस काम पर तवज्जो दे रहा था। हाँ, बस काम पर। अपनी और हवेली वालों की जिंदगियां हाशिम और हुसैन जैसे नासूरों से पाक करने वाले काम पर। यकायक उसका फ़ोन बजा तो उसने टेबल पर धरी बहुत सी फाइल्स के ऊपर हाथ मारा। उसका फ़ोन किसी फाइल के नीचे दबा हुआ था। एक फ़ाइल को हटाकर उसने देखा तो जलती बुझती स्क्रीन पर हसन शाह का नाम, वो भी रात के इस पहर देखकर उसके माथे के बलों में इजाफा हुआ। कहें सर, बहुत आहिस्तगी से कहकर उसने सीट की पुश्त से टेक लगाई। हाशिम ने मुझसे राब्ता मुनक़ता कर दिया है वली। अगली बात सुनने के बाद वो एकदम सीधा हो बैठा। एक ही तो सकून था उसे कि हाशिम जो भी करेगा कम अज़ कम उसका इल्म उसे हसन के ज़रिए होता रहेगा। मगर जो उस वक्त हसन कह रहे थे वो बहुत अलार्मिंग था। क्या मतलब? क्या उसे शक हो गया है? शायद। मेरी ताख़ीर के बाइस ज़ाहिर है उसने कुछ ना कुछ तो अख़ज़ कर लिया होगा नतीजा। मगर खैर, अब तुम्हें बहुत बहुत मोहतात रहना है वली, क्योंकि अब मैं दरमियान में नहीं हूँ। अब हाशिम पर तुमने बराह रास्त चेक रखना होगा, और अगर उसे भिनक भी पड़ गई तुम्हारे इस चेक की तो फिर बहुत बुरा होगा। उसकी परेशानियां हद से सिवा होती जा रही थी। मैं ख़याल रखूँगा सर, मगर आप भी अपना ख़याल रखिएगा, और असगर से भी कहें कि वो मोहतात रहे, क्योंकि हाशिम से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। मेरी फ़िक्र छोड़ दो तुम, बस अपना और हवेली वालों का ख़याल रखो। और हाँ, वो जो लड़का मोहसिन है ना, वो डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। उसे कहो कि कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाए, क्योंकि हाशिम अभी तुम्हारे आसपास काम करते हर बंदे का ताल्लुक खुद से जोड़ेगा, और गद्दारी को सूंघना उसके लिए कभी मुश्किल नहीं रहा। उसने चंद पल के लिए आंखें बंद की। सब कुछ उल्टा होता जा रहा था। ठीक है, मैं देखता हूँ सब कुछ, लेकिन सर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हाशिम ने जिस चीज़ का इरादा किया हो उसे पा ना सका हो? उसका सवाल बहुत अजीब था, मगर हसन शाह ने दूसरी जानिब गहरा सांस भरा था। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाशिम ने कोई मंसूबा बंदी की हो और वो मंसूबा उस पर उल्टा पड़ा हो। वो एक बहुत ही घाघ और बारीक बीन सा आदमी है। कभी भी किसी भी छोटी से छोटी बात को भी नज़रअंदाज नहीं करता वो। और मेरी एक बात कभी मत भूलना कि तुम हाशिम के मुकाबले पर हो, कभी भी नहीं। उसे हल्का लेने वालों ने हमेशा नुकसान उठाया है वली। उनकी आवाज़ में ऐसी सर्द मोहरी थी कि उसकी हड्डियों में बर्फ़ ही बर्फ़ फैलने लगी। तनफ्फुस तेज़ हुआ। क्या हाशिम की कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं हसन सर कि मैं उसे दबोच सकूं? उसने थक कर एक बार फिर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई। कमज़ोरी होती है वली, हर एक की होती है। जानते हो कि बड़े बड़े खुदाई दावा करने वालों को कैसे ज़वाल आया था? रात की स्याही में हसन की आवाज़ घुलने लगी थी। उनकी अपनी गलत कारियों की वजह से, उनके अपने तकब्बुर और घुमंड ने उन्हें उनके तख्त से तख्ते तक पहुंचा दिया था। और जो जितना गलत होता है ना, और जितना बड़ा जालिम होता है वली, खुदा उसे उतनी हकीर शय से मौत दिया करता है। ये खुदा की ज़मीन है, और उसकी नज़रें ना जालिम से हटती हैं और ना मज़लूम से। तुम इस कहानी के सबसे मज़लूम किरदार हो वली, और हाशिम के सामने एक इंतहाई कमज़ोर से दुश्मन भी। मगर अपनी ताकत मत भूलना। अगर तुम मस्जिद के बाहर टहलते कुत्तों से बच गए थे, अगर तुम कबाड़ खाने में सारी रात एक जानवर से मुकाबले पर जीत गए थे, और अगर तुमने वो स्याह सुरंग सरवाइव कर ली थी, तो तुमसे बड़ा सख्त जान और तुमसे बड़ा सर्वाइवर इस ज़मीन पर कोई नहीं हो सकता। तुम्हें हाशिम से जीतना होगा, हर कीमत पर, हर हाल में। उनके चंद जुमलों ने जैसे उसके अंदर फैली बेचैनी को यकदम से सल्ब कर लिया था। खामोश, एक लम्हे को सारी कायनात खामोश हो गई। उसने आहिस्ता से फ़ोन कान से हटाया और फिर सामने टेबल पर रख दिया। हाँ, वो ये कैसे भूल गया था कि वो इस कहानी का सबसे बड़ा सर्वाइवर है। वो बच गया था, और उसे यहाँ से भी बचना ही होगा। रात की सियाही में एक बार फिर काफूर की बू तहलील होने लगी।
आज दरवाजे के साथ लगकर बेखबरी की नींद सोती अमल एक झटके से उठी। सीधी हुई तो लगा कमर अकड़ चुकी है। कराहते हुए उसने हाथ पांव सीधे किए। फिर जैसे ही बाहर गिरती शाम की नीलगूं रोशनी पर निगाह पड़ी, वो झटका खाकर उठी। जल्दी से आगे बढ़कर साइड टेबल पर रखे क्लॉक पर टाइम देखा तो एक पल को गड़बड़ा सी गई। शाम हो गई थी। मैं इतनी देर सोती रही। ओह खुदा! उसने कसलमंदी से कदम ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ाए और फिर अगले ही लम्हे वो अलमारी का पट खोले खड़ी थी। इस्त्रीशुदा लटकते कपड़ों को देखते एक पल को उसकी सोच भटकी थी। थप्पड़, वो भी वली को। तोहफा तुम पर अमल, क्या ज़रूरत थी इतना जज्बाती होने की? मगर एक मिनट, ऐसा ही होना चाहिए था उसके साथ। जो तोहफों की बेकदरी करें उन्हें तो उल्टा लटका कर दुरे मारने चाहिए। उसने दुखते सर को 2 उंगलियों से दबाया था। पहले शाजिया, अमीना और फिर वो जाहिल हाशिम और अब ये वली। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी इतना सब कुछ सहने के बाद। इसीलिए हमेशा का जमा हुआ गुबार वली पर निकला था। अपने तोहफे की बेकदरी याद आई तो उसकी आंखें फिर से भर गईं। वली पर इतना गुस्सा चढ़ा था कि अगर वो सामने होता तो वो गमला उठाकर उसके सर पर दे मारती। किसी की ऐसे बेकदरी करते हैं क्या? तुमने हमेशा मुझे तकलीफ दी है वली, मगर अब बस बहुत हो गया। एक सूट निकालकर उसने ज़ोर से अलमारी का पट बंद किया। आज से तुम्हारा तस्करा अमल की ज़िंदगी में बंद हुआ। और फिर वो वॉशरूम चली गई। मगरिब की नमाज का वक्त तंग हो रहा था और बाहर फैलता नीलगुआ अंधेरा वक्त के साथ साथ बढ़ रहा था। शावर लेकर कमरे से बाहर निकली तो उसकी फीकी सी जिंदगी के बरक्स हवेली में खूब रौनक लगी थी। उसने भवें सुकेड़ कर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर रीलिंग तक आई। नीचे झांक कर देखा तो लाउंज में सभी विराजमान थे। सामने के सोफ़ों पर निगार बेगम के साथ अर्जुमन ताई थी और बराबर के सोफ़े पर बीजान बैठी खुशगवार अंदाज में उनसे बातें कर रही थी। उसे अचंभा हुआ, ये निगार ताई और अर्जुमन ताई को एकदम क्या हुआ? उसकी नज़रें फिसल कर ज़रा आगे को बढ़ी थी। दूसरे सोफ़े पर अमीना, शाजिया और नाजिया मज़े से बातें करने में मसरूफ़ थी। उनकी तो आपस में बनती नहीं थी। अब फिर ये हो क्या रहा है? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यकायक उसकी नज़र दाखिली दरवाजे से अंदर आते मर्दों पर पड़ी। हसन ताया के साथ उनके दोनों बेटे थे, नज़ीर और अरशद। हाँ, नफीस उनके साथ नहीं था। उन्हीं के पीछे बख्तियार और निसार भी दाखिल हुए अंदर। उसकी पेशानी शिकन आलूद हुई। कुछ था जो उसे खटक गया था। जल्दी से होंठों को आपस में मिस करते उसने अंदर जमा होती बेचैनी को दबाया और फिर दोबारा कमरे के अंदर आ गई। एक पल को रुककर सिंगार आईने में खुद को देखा। उसने वही सब्ज रंग का लिबास जेबतन कर रखा था जिसका शफून का दुपट्टा उसे हमेशा तंग किया करता था। उसने हाफ बंधे बालों से फिसल कर गिरती लट को पीछे उड़सा। उसका दिल अजीब से वहमों का शिकार होने लगा था। उसे खुद को कंपोज करने में टाइम लगा और फिर बाहर जाने के लिए वो बढ़ी, मगर ठहर गई। जाने क्यों उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। कुछ था जो उसे रोक रहा था। उसी पल बीजान ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। फिर वो मुस्कुराकर अंदर चली आई। करीब आकर उसके चेहरे पर झूलती लट को प्यार से उसके कान के पीछे उड़सा। फिर उसके दमकते चेहरे पर मुस्कुराकर हाथ फेरा। पता है तुम्हारा रिश्ता आया है नफीस के लिए। उसका दिल एकदम से धड़कना भूल गया था। उसने बेयकीनी से बीजान का नर्म और मुतमईन चेहरा देखा। तुम बहुत पसंद हो नफीस को। अर्जुमन भाभी और नाजिया से तो वैसे ही तुम्हारी बहुत दोस्ती है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी मुझसे दूर नहीं जा रही, यहीं रहेगी मेरी नज़रों के सामने। उसके हलक में कुछ अटका था। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसे सांस लेना मुश्किल हुआ। क्या आगा जान राज़ी हैं इस रिश्ते के लिए? उसकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आई थी, सहमी हुई सी, खौफजदा। लो, वो क्यों राज़ी नहीं होंगे भला इस रिश्ते पर? उनके तो भाई का बेटा है, हमेशा से अजीज़ था उन्हें तुम्हारी वजह से। उन्होंने उसका कंधे पर झूलता दुपट्टा लेकर उसके सर पर डाला तो वो एक पल को रुक सी गई। मतलब ये कि तुम्हारा रिश्ता बहुत बचपन में तय कर दिया था घर के बड़ों ने नफीस के साथ। अब तो बस रस्मी सी कार्रवाई है बेटा। सब इस रिश्ते के लिए दिलो जान से राज़ी हैं। उसकी कोई सांसें जब्त कर रहा था। बचपन से तय रिश्ता? उसे पता था कि जब तक लड़के वाले खुद रिश्ता ना लें तब तक उनके यहाँ बचपन के रिश्ते ख़त्म नहीं हुआ करते। उसे बेसाख्ता चक्कर आए। मुझे कभी क्यों नहीं बताया गया कि मेरा रिश्ता नफीस से तय है?
इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे कैसे छुपाई, कैसे छुपा सकते हैं बीजान? उसकी आवाज़ में बेपनाह सदमा था। उसे इतने साल अंधेरे में रखा गया और जब वो हकीकत की रोशनी में लाकर खड़ी की जा रही थी, ये जान लेने की अजियत कितनी ज़्यादा थी। हमारे यहाँ पहले से लड़की को नहीं बताया जाता, मायूब समझा जाता है ये। अच्छा अब तुम ज़्यादा बातें मत करो, सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं बड़े तुम्हारा, अंगूठी पहनाने आए हैं तुम्हें। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मुझे कोई इत्तला दिए बगैर भाभी वाले अपने तयशुदा वक्त के मुताबिक ही आए हैं। आओ चलो, सब इंतज़ार कर रहे हैं बेटे, बड़ों को इंतज़ार नहीं करवाया करते इतना। उसका ढलकता दुपट्टा दोबारा से उसके सर पर डाला और उसे साथ पकड़े वो बाहर ले आई। अमल तो गोया रेत का मुजस्मा बन गई थी। उसे लगा कि कोई हाथ लगाएगा तो वो ढह जाएगी। जीनों से उतरते उसने बहुत लोगों की नज़रें खुद पर महसूस की थी, मगर आज उसकी हिम्मत नहीं थी किसी को भी नज़र उठाकर देखने की। वो खामोशी से धीमे धीमे कदम उठाती ठंडे जीनों पर चल रही थी। वो ठंडे जीने नहीं, बर्फ़ के तोदे थे जिनकी ठंडक उसके रगो पै में उतरकर उसकी हड्डियों तक को जमा रही थी। बीजान आगे थी और वो उनके पीछे। उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा, होले होले लरसता दिल। उसका दिल चाहा वो वहाँ से भाग जाए, मगर आगा जान के मुस्कुराते चेहरे पर उसकी निगाह गोया टिक सी गई। वो कितने मुतमईन और खुश थे। तो क्या अब कोई गुंजाइश रह गई थी इनकार करने की? क्या उसके पास इनकार करने का कोई हक रह गया था? ये जो हक हम लड़कियों को जताए नहीं जाते ना, वो इतनी खामोशी से सल्ब क्यों कर लिए जाते हैं? उसने लाउंज में आकर सबको सलाम किया और फिर अर्जुमंद और निगार ताई के दरमियान जा बैठी। वही मसनूई से प्यार और खोखली मुस्कुराहटें। उसका दम घुटने लगा। कोई ले जाए उसे यहाँ से। वो नहीं चाहती थी नफीस से शादी करना। कोई तो उससे सुन ले, कोई तो, मगर कोई कैसे उसे सुन सकता था? ये काम तो सिर्फ एक ही बंदे को आता था। ये तो सिर्फ एक वली ही था जो उसकी गिरती उठती पलकों की ज़ुबान समझता था। हाँ, ये वही तो था जो उन लफ्ज़ों को भी सुन लिया करता था जो वो कहती ही नहीं थी, मगर वो तो कहीं भी नहीं था। उसने आसपास गर्दन घुमाकर उस बेरहम इंसान को तलाशा, मगर वो होता तो नज़र आता ना। उसके अंदर फैली खामोशी बढ़ने लगी। लाउंज में सब एक बार फिर से उसकी बातें कर रहे थे, मगर अजीब बात थी कि उसे किसी की भी बातें समझ नहीं आ रही थी। अब अर्जुमन ताई ने उसके गालों पर प्यार किया। उसने एक नज़र फिर से लाउंज में बैठे हर शख्स पर डाली, मगर उसके बरक्स सब खुश थे। अर्जुमन ताई ने उसका दूधिया हाथ थामा तो सब एक साथ मुस्कुराए, सिवाय उसके। वो जैसे बहुत बुरी तरह चौंकी। आज से अमल हमारी बेटी है ज़मानी, अब यह हमारी अमानत है, इसका बहुत बहुत ख्याल रखना। हाँ। उन्होंने अंगूठी उसकी उंगली में पहनाकर एक बार फिर उसके रेशमी बालों को चूमा था। वो मोम का मुजस्मा बनी, खामोशी से अपनी उंगली में कैद अंगूठी को देखे गई। जी भाभी, बेफिक्र हो जाइए, ये आपकी ही बेटी है। बीजान और अर्जुमन गले लग रही थी। आओ जमान, हम भी अब से नए रिश्ते में बन गए। हम हसन उठकर जमान के गले लगे। फिर एक सिलसिला शुरू हो गया। उसके भाई हसन के बेटों से बगलगीर होने लगे। सारे लाउंज में खुशगपियों की अजीब सी लहर उठी थी। कह कहे आने वाले दिनों के ख्यालात और नए जुड़ने वाले रिश्ते ने गोया सबको एक नया मौका दिया था खुशी का। नूरा और शकीला दोनों जल्दी से दरमियाने टेबल पर मिठाइयाँ सजाने लगी। अमल खाली खाली नज़रों से उन सौगातों को देखे गई। उसी पल वली अंदर दाखिल हुआ और एक लम्हे को लाउंज का खुशगवार सा माहौल देखकर बेसाख्ता ठहर भी गया था। उसकी निस्वारी आंखें अमल पर फिसली थीं, जो सर उठाए बेतासुर निगाहों से उसी को देख रही थी। वो उसकी निगाहों से साकित हुआ था। मुझे यहाँ से ले जाएं वली, यहाँ किसी को मेरी परवाह नहीं, मुझे यहाँ से ले जाएं वली। खामोश कलाम था जिसने वली अहमद को साकित और जामिद कर दिया। दिल एक पल को सुकड़ कर फैला था। वो किसी और की होने जा रही थी। हाँ, वो उसके हाथों से फिसल रही थी, मगर नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। वो उसकी खुशियों के दरमियान कभी नहीं आएगा, हरगिज़ भी नहीं। अमल को लगा कि वो अभी आगे आएगा, अभी वो उसे हाथ से पकड़कर उन सब के दरमियान से निकाल कर ले जाएगा। हाँ ठीक है, वो उससे नाराज़ थी, मगर वो कभी उसे नफीस के साथ शादी नहीं करने देगा। बस वो आ गया तो अब किस बात का गम। उसके दिल से बेसाख्ता ही बोझ सरकने लगा, मगर फिर अगले ही लम्हे वो साकित हुई। सामने खड़े वली की गर्दन में गिल्टी उभर कर मादूम हुई और उसने अपना रुख अपने कमरे की जानिब फेर लिया।
عمل کی شہد رنگ آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ نہیں ولی، رک جائیں۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر آج وہ نہیں سن رہا تھا۔ اس کی نظریں اب تک اس کی پشت پر جمی تھی۔ وہ ان کی حدت بخوبی محسوس کر سکتا تھا مگر وہ اسے پلٹ کر نہیں دیکھے گا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر اس نے اسے پلٹ کر دیکھا تو کسی کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوگا۔ اور اتنے عرصے میں پہلی بار عمل کی آنکھ سے آنسو پھسلا تھا، درد کا آنسو، اپنی جان سے پیاری محبت کو کھو دینے کا آنسو۔ آج دو نفوس کے اندر صرف سانسیں باقی رہ گئی تھیں اور زندگی ختم ہو چکی تھی۔